हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। हम हमारा चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन के बारे में। बेसिक से हमने स्टार्ट किया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर यूनिट्स देखी, फिर स्केलर होती है या वेक्टर होती है वो देखा। उसके बाद हमने अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे एक्सेलरेशन के बारे में। चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं जो कि होते हैं छोटे छोटे, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस बहुत मोटी होती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे एक्सेलरेशन को लेके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि इफ acceleration is zero then velocity must be zero। क्या सवाल है कि किसी बॉडी का अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए। ये ट्रू है या फॉल्स है? आप सोच के बताइए, सोचिए सोचिए। बेसिकली ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों? चलिए एक्सेलरेशन हमने देखा था, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन थी वो थी change in velocity divided by time taken। यही डेफिनेशन थी एक्सेलरेशन की। अब मुझे सवाल में बोला है कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपके वेलोसिटी जीरो होगी? वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूअसली 10 मीटर पर सेकंड से मूव करती रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, ना कि वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा? एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। बिल्कुल सही जवाब। एक्सेलरेशन जीरो मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो, और चेंज इन वेलोसिटी जीरो इसका मतलब वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, और वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इफ वेलोसिटी इज जीरो देन एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो ही होना चाहिए। ये ट्रू है या फॉल्स है? सोच के बताइए। बेसिकली बेसिक सा फंडा जो यहां पे लगेगा, ये जो स्टेटमेंट है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसके दो एग्जांपल देख सकते हो आप। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो स्पीड है ये डिक्रीज होगी। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इसकी जो स्पीड है हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होगी? तो इसका मतलब कि एक सेकंड के बाद होगी 8 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद होगी 6 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद होगी 4 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद होगी 2 मीटर पर सेकंड, और लास्ट सेकंड के बाद होगी 0 मीटर पर सेकंड। और अभी भी इसके पास एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या होगा? ये जीरो होगी और अब ये इधर मूव करने लग जाएगा। तो यहां पे देखो वेलोसिटी कितनी है? जीरो, और यहां पे एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम चीज होती है जब आप किसी बॉल को हवा में फेंकते हो। हवा में फेंकते हो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है कि नहीं लगता है? ये चीज हम पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इन दोनों एग्जांपल से आप ये बात कह सकते हो कि वेलोसिटी अगर जीरो है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा ही होगा, इसीलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है।
आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक नया टॉपिक विच इज रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन को हम डिसलरेशन भी बोलते हैं। बेसिकली हमने रिटार्डेशन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देखी थी लास्ट लेक्चर में कि रिटार्डेशन बेसिकली उस एक्सेलरेशन को कहते हैं जो कि वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि रिटार्डेशन इज एन एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन, कि वो किसी भी मोशन को अपोज करता है, ऐसा एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहलाता है। तो रिटार्डेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन which opposes the motion is known as retardation. For example, अभी हमने एग्जांपल लिया था कि कोई एक बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप यहां पे एक्सेलरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रिटार्डेशन अगर आप लिखोगे रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन आप क्या लिखोगे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपने जब रिटार्डेशन टर्म यूज किया तो आपने ये बात उसमें ऑलरेडी छुपा दी कि वो वेलोसिटी के अपोजिट है, तो यहां पे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। सो retardation is nothing but it is an acceleration which opposes the motion of a body. I hope this thing is clear. चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो अभी तक हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमसे एग्जाम में शायद पूछ ले। अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इससे बिल्डअप होते हैं। चलिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? When a particle moves with constant acceleration, कोई पार्टिकल जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो उसका जो मोशन होता है वो या तो स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कोई पार्टिकल रेस्ट पे है और अगर मैं इस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाता हूं, एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, बेसिकली फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो कांस्टेंट है, जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो बेसिकली अगर कोई बॉडी यहां पे रखी हुई है और इस बॉडी को मैं इस डायरेक्शन में खींचता हूं तो बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो मैं ये बात कह सकता हूं कि बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगी इन अ स्ट्रेट लाइन। अब पैराबोलिक कब होगा? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सुना होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि मैं किसी बॉल को कुछ एंगल पे फेंकता हूं और उसका जो मोशन होता है वो एक पैराबोलिक मोशन होता है। अगर नहीं सुना है तो हम आगे जाके ऑलरेडी पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन। तो थ्रू आउट इट्स मोशन इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। तो अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर, वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर। हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या मैं उसको ये बात बोल सकता हूं कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है? तो जब जब मेरे पास कोई बॉडी होगी जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी तो पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर पैराबोलिक होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? When a particle starts from rest and moves with constant acceleration, then its path must be a straight line. अभी जस्ट हमने देखा था कि कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर मैं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाता हूं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाता हूं,
तो इसका जो पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन। पढ़ते हैं। चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन इज नथिंग बट कुछ इक्वेशंस है, कुछ तो क्या बेसिकली 3 इक्वेशंस है जो कि हमारी यूज आती है जब जब किसी भी मोशन के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, तब हमारे पास कुछ पैरामीटर्स निकालने के काम आती है 3 इक्वेशन। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अलग अलग टर्म्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट्स से कोई बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है। t टाइम के लिए बॉडी मूव की और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ s और t टाइम के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी हो गई v और इसका एक्सेलरेशन था a विच इज कांस्टेंट। हमेशा ध्यान रखना कि इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकता। बात समझ आई? चलिए यहां पे u क्या है हम सबको पता है, इट इज इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? v इज माय फाइनल वेलोसिटी। s क्या है? s इज माय डिस्प्लेसमेंट। a क्या है? a इज माय एक्सेलरेशन एंड t क्या है? t इज माय टाइम। t हमारा क्या है? टाइम। अच्छा टाइम कौन सा है? टाइम फॉर विच बॉडी इज एक्सेलरेटेड। मतलब टाइम सिर्फ वो लेंगे जिस टाइम के अंदर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो ये सारे टर्म्स हमारे यूज होते हैं। चलिए हम डिराइव करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमको एक बात पता है कि एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। ये dt इधर आ जाएगा तो a dt इज इक्वल्स टू dv। अगेन वही बात कि मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। यहां पे इंटीग्रेशन हो रहा है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, यहां पे इंटीग्रेशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। चलिए तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। जब t की वैल्यू 0 है, मतलब कि यहां पे अगर यहां से लेके यहां तक टाइम t लगा तो यहां पे t इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो यहां पे t इक्वल्स टू t हो जाएगा। तो जब t की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? u। जब t की वैल्यू t हो गई तो वेलोसिटी कितनी हो गई? v। चलिए a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन होगा t 0 से लेके t तक। dv का इंटीग्रेशन होगा v u से लेके v तक। चलिए ये बन जाएगा 80 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा v माइनस u। तो ये इक्वेशन क्या बनी? v इज इक्वल्स टू ये u इधर आ जाएगा u प्लस 80 और ये कहलाती है मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए ये सारे टर्म्स तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में सेम रहेंगे तो मैं इनको बार बार नहीं लिखूंगा। चलिए
नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे पता है v होता है ds बाय dt, राइट। चलिए इस dt को इधर ले जाता हूं, v dt इज इक्वल्स टू ds। अगेन इंटीग्रेशन। अब यहां पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और v को मैं क्या लिख सकता हूं, u प्लस at इंटू dt, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ds। चलिए अब इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी u इंटीग्रेशन ऑफ dt, प्लस एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा t dt, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ds। चलिए जब t की वैल्यू 0 थी तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, जब t की वैल्यू t हो गई तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास s हो गया। चलिए u dt का इंटीग्रेशन होता है t ut प्लस, लिमिट भी लगा दी मैंने, अपर लिमिट t होगी, लोअर लिमिट 0, a t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2। क्या इसमें मैंने लिमिट भी लगा दी, बिल्कुल लगा दी, अपर लिमिट t थी, लोअर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 हो जाएगी। एंड इट इज इक्वल्स टू ds का इंटीग्रेशन होता है s और अपर लिमिट हो जाएगी s, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये हमारी हो जाती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखते हैं क्या होता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मुझे एक इक्वेशन पता है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv बाय ds। ये ds इधर जाएगा तो a इंटू ds इट इज इक्वल्स टू v dv। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी u रहेगी, जब डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास v रहेगी। चलिए a इंटू ds का इंटीग्रेशन होता है s, अपर लिमिट मैंने पुट कर दी, चलो अगले स्टेप में पुट कर देंगे 0 से लेके s। v का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाय 2 और अपर लिमिट मेरे पास है v और लोअर लिमिट मेरे पास है u। चलिए लिमिट्स पुट करते हैं, यहां पे तो लिमिट आएगी a इंटू s, इट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले अपर लिमिट विच इज v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट विच इज u स्क्वायर बाय 2। ये 2 एलसीएम होके इधर आ जाएगा, सो इट इज इक्वल्स टू 2as विच इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी वो आएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। I hope this thing is clear to you and this is our third equation of मोशन। तो हमारे पास जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आई वो आई, सबसे पहली v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड है s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, एंड थर्ड आई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो ये हमारे पास आती है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक इक्वेशन और है जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं बोलते, जो बहुत कम काम आती है लेकिन स्टिल पूछ ली जाती है कि क्या हम जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इस इक्वेशन को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। वो इक्वेशन आती है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। चलिए देखते हैं किस तरीके से। इंपॉर्टेंट इक्वेशन के नाम से आप देख सकते हो,
इंपॉर्टेंट इक्वेशन। चलिए, मुझे पता है S होता है S इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर से t कॉमन ले रहा हूं, तो u प्लस at/2 और यहां से t कॉमन ले लिया। अब मुझे पता है कि v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है। सिंस v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो क्या मैं at को v माइनस u लिख सकता हूं या नहीं? और इस at को जब मैं यहां पे पुट करूंगा तो जो s की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी u प्लस at की वैल्यू मैंने पुट की v माइनस u डिवाइडेड बाय 2 इंटू t। चलिए, s इज इक्वल्स टू, सबसे पहली बात ये बनेगा u प्लस v/2 माइनस u/2 इंटू t। u माइनस u/2 is again u/2, u/2 plus v/2, it will be equals to u plus v divided by 2 into t। तो ये एक इक्वेशन और होती है जो कि हम यूज कर सकते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब 5 सेकंड नहीं, 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। n कोई नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई पार्टिकल है जो 0 से लेके 10 सेकंड तक मूव किया, तो वो 60वें सेकंड में कितना मूव किया वो निकालने का तरीका हम देखेंगे। बात समझे? किसी भी सेकंड में वो कितना मूव किया, 4th सेकंड में कितना मूव किया, 6th सेकंड में वो कितना मूव किया, वो निकालने का तरीका हम आज देखेंगे। चलिए, मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, वो n-1 सेकंड में यहां पे था और n सेकंड में पार्टिकल यहां पे था और पार्टिकल के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a। तो अगर मुझे निकालना है कि nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बेसिकली फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैं क्या करूंगा, टोटल 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको माइनस कर दूंगा 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर मुझे s nth निकालना है तो क्या ये sn माइनस sn-1 होगा या नहीं होगा? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले sn की मैं बात करता हूं। sn क्या होगा? n क्या है? n सेकंड में, तो sn क्या होगा? u इंटू n ut प्लस 1/2 a इंटू n का स्क्वायर, और n-1 क्या होगा? u n-1 प्लस 1/2 a n-1 का स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करना है तो हमारे पास s nth निकल के आ जाएगा। s nth क्या होगा? sn माइनस sn-1। चलिए, सबसे पहले sn ये क्या होगा? un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस sn-1, तो मैं ब्रैकेट को खोल रहा हूं, un माइनस u प्लस 1/2, इसको नीचे लिख लेते हैं, प्लस 1/2 a। अब क्या है? n-1 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? n स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n, यही बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस un माइनस un से गया हाफ a n स्क्वायर, को भी खोल लेते हैं, 1/2 a n स्क्वायर माइनस 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 हो जाएगा प्लस u, फिर माइनस यहां पे आएगा तो माइनस 1/2 a n स्क्वायर माइनस a/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये बनेगा a इंटू n। चलिए हाफ a n स्क्वायर से हाफ a n स्क्वायर गया। नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट हो रहा है कि u प्लस a n माइनस a/2। चलिए u प्लस a कॉमन ले लिया, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इन nth सेकेंड। u प्लस a/2 2n माइनस 1 क्या निकल के आया, u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये मेरा निकल के आया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा जो थ्योरी पोर्शन था, जो डेरिवेशंस थे वो क्लियर हुए। हमने सबसे पहले देखे इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसके बाद एक फॉर्मूला देखा s इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू t, और एट लास्ट हमने देखा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड विच इज u प्लस a/2 2n माइनस 1। चलिए सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। कोई एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी होती है 20 मीटर पर सेकंड, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो करता है 100 मीटर। मुझसे पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मेरे पास क्या क्या गिवन में है, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, फिर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, और मेरे पास गिवन में है डिस्प्लेसमेंट, और मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, देखो मेरे पास u है, v है और s है, इकलौता जो चीज मुझे निकालनी है वो है a, तो मैं लगाऊंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2as। v कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400 माइनस u कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 इट इज इक्वल टू 2a इंटू 100। 400 माइनस 100 होता है 300 इट इज इक्वल टू 200a। ये 20 से ये 20 गया, एक्सेलरेशन मेरे पास निकल के आया 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सी बात, u था, v था, s था, a निकालना था, तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अ ट्रेन स्टॉप्ड एट अ स्टेशन मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई एक ट्रेन है जो स्टेशन के ऊपर खड़ी है और इसका जो एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझसे आगे सवाल पूछे हैं, क्या क्या सवाल पूछे हैं, चलिए सबसे पहला सवाल है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द ट्रेन टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। चलिए देखते हैं। अगर मैं ये ट्रेन की बात करूं, ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी है 0 और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को अचीव करने में। मतलब
कि जब इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो टाइम कितना लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम निकालना है। तो सिंपल सी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा दूंगा। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v कितना है 20, u कितना है 0 प्लस एक्सेलरेशन है 8 इंटू t। तो 8t की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 20/8। 4 2 जा 4 5 जा, तो टाइम की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 2.5 सेकेंड। सो 2.5 सेकेंड के बाद इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। यहां से लेके यहां तक उसको टाइम लगा 2.5 सेकेंड और अब मुझसे पूछा है कि 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहीं ना कहीं यहां पे होगा, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। लेट्स से इस वेलोसिटी को मैं v1 बोल रहा हूं, तो v1 इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू t1 और t1 कितना हो जाएगा मेरे पास 2 सेकेंड। u तो 0, एक्सेलरेशन है 8 और टाइम लगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। और इसको आप अगर इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया तो क्या फिजिक्स पढ़ी, बेसिक सा फंडा जो हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि हर सेकंड वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है वो कहलाता है मेरा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी के अंदर चेंज इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इनिशियली 0 थी, तो एक सेकंड में आएगा 8 मीटर पर सेकंड और दूसरे सेकंड में कितनी हो जाएगी 16 मीटर पर सेकंड। तो क्या आप इस तरीके से भी सोच सकते थे चीजों को। चलिए तो जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड निकालना है तो मुझे निकालना है s। ठीक है, मुझे दे रखा है u0, एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम मुझे दे रखा है 4 सेकंड। तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। हमेशा याद रखना जब जब गिवन वैल्यूज लिखोगे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सामने लिखी हुई नजर आएगी। तो s मुझे निकालना है, u मुझे पता है, a मुझे पता है, t मुझे पता है। तो ये बात मुझे चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी चाहिए। चलिए s मुझे निकालना है u0, तो ये पूरी टर्म 0, 1/2 एक्सेलरेशन है 8 इंटू टाइम है 4, 4 का स्क्वायर 60, 2 1 जा 2 8 जा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 64 मीटर। तो थर्ड पार्ट का जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 64 मीटर। चलिए अगला पार्ट क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकंड। अब मेरी बात सुनो कि अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन इनिशियली रेस्ट पे थी और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा, तो ये क्या ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा होगा तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आया 64 मीटर, तो क्या डिस्टेंस भी मेरे पास 64 मीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो ट्रेन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे with a speed of 126 km per hour is brought to a halt. Halt means stop. Within a distance of 20 meter, what is the retardation of the car assumed uniform and how long does it take for the car to stop? क्या बोला है, कोई एक कार है जो कि इनिशियली मूव कर रही है 126 किलोमीटर पर आवर, ये मूव करती है 200 मीटर और फाइनली स्टॉप हो जाती है। तो मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब
नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल देंगे, उसकी जो उसका नेगेटिव जो वर्ड होगा, बेसिकली जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो हमारी रिटार्डेशन हो जाएगा। चलिए, और कितना टाइम लगेगा हमसे ये पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है 126 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 2 9 ये हो जाएगा 63, 9 1 9 7 तो u की वैल्यू आ जाएगी 35 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आया 200 मीटर और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास आई 0 और मुझे निकालना है रिटार्डेशन। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या यूज करूंगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो u है 35 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 मीटर और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास है 0 और मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। तो क्या होगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 35, इसका स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू a और s है 200। चलिए, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 200। क्या ये कट हो सकता है? क्या ट्राई करते हैं। 5 4 20, 5 7 5 8 5 7 तो a की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 49 बाय 16। तो 16 1 16 2 32, 16 3 48, सो 3.0 एंड 3.0 समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, या फिर 49 बाय 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी। अच्छा, ये वैल्यू जो निकल के आई ये आई नेगेटिव, क्योंकि यहां पे एक नेगेटिव लग रहा था और कोई मुझसे सवाल में पूछा गया है कि रिटार्डेशन क्या होगा। तो रिटार्डेशन बेसिकली क्या होगा? 49 बाय 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई एक्सेलरेशन पूछता तो माइनस 49 बाय 16 और रिटार्डेशन पूछा है इसलिए आंसर हो जाएगा 49 बाय 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए, 2 9 2 63 9 1 9 7 63 7 5 35 बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी सब कुछ सही लग रहा है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो देख लेना। चलिए, अब मुझसे पूछा है कि टाइम कितना लगेगा। मेरे पास v है, मेरे पास u है और अब मेरे पास a भी है, तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं? तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। फाइनली वेलोसिटी इज 0, u मेरे पास है 35 प्लस a मेरे पास है 49 बाय 16 और वो भी नेगेटिव का इंटू t। तो टाइम निकल के आ जाएगा 35 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 49, 7 7 7 5 सो t की वैल्यू हो जाएगी 80 बाय 7 सेकेंड। टाइम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 80 बाय 7 सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। और आपको पता पड़ा होगा कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आए और मुझसे सवाल में क्या पूछा है, रिटार्डेशन पूछा है, तो मैं उसको पॉजिटिव लिख के रखूंगा। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। क्या बोला है? कोई एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 और 10 सेकेंड के लिए जो बॉडी मूव करती है, जस्ट अ सेकेंड, यस, 5 सेकेंड के लिए बॉडी मूव करती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए जो बॉडी मूव करती है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए। तो मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो सबसे पहली बात,
यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन लग रहा है और टाइम है मेरे पास 5 सेकेंड और मुझे सबसे पहले ये s निकालना पड़ेगा। चलिए, अब s निकालने के लिए क्या मुझे u पता है? क्या बिल्कुल पता है। टाइम पता है, a पता है, तो क्या मैं s ऐसे निकाल सकता हूं क्या? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। चलिए, u तो 0 तो ये 0 हो गया, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है 10 और टाइम है 5 का स्क्वायर 25, 2 1 2 5 तो ये जो डिस्टेंस निकल के आया, ये निकल के आया 125 मीटर। इसको S1 बोल दो, 125 मीटर, ये S1 मेरे पास निकल के आया। चलिए, इस डिस्टेंस को मैं S2 बोलता हूं। अच्छा, S2 बेसिकली कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सबसे पहले मुझे ये कांस्टेंट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। u तो मेरे पास 0 है, a मेरे पास दे रखा है 10 और टाइम है 5, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो निकल के आई, वो निकल के आई 50 मीटर पर सेकेंड। और मुझे ये बात पता है कि जब भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, तो मैं ये बात लगा सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर मुझे S2 निकालना है तो कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम कर दूंगा, तो क्या S2 निकल के आ जाएगा? चलिए, कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी निकल के आई? 50, और कितने टाइम के लिए चला? 10 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा? 500 मीटर। और मुझसे पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये कितना हो जाएगा? 500 प्लस 125 विच इज इक्वल्स टू 625 मीटर। आप बोलोगे सर आपने तो डिस्प्लेसमेंट निकाला है। बेटा, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, तो डिस्टेंस भी 625 मीटर ही आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। A rider is moving with a velocity of 5 meter per second. He sees a barrier at 100 meter. Basically, कोई एक राइडर है जो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा है, और यहां से 100 मीटर दूर एक बैरियर उसको दिखता है। बेसिकली जो फाटक होती है ना, वो उसको दिखता है, और ये बैरियर 5 सेकंड में क्लोज होने वाला होता है। तो मुझसे पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो यहां से लेके यहां तक, ताकि जब ये वहां पे पहुंचे तो अपने बैरियर को क्रॉस कर ले। बेसिकली क्लोज होने से पहले ये बैरियर को क्रॉस कर ले, जस्ट क्रॉस कर ले, ये हमसे सवाल में पूछा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको दिख रही है कि इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन में है। इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट मुझे दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर। टाइम मुझे दिख रहा है विच इज माय 5 सेकेंड, और मुझसे पूछा क्या है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, मुझसे सवाल में ये पूछा है। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा सकता हूं? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन लग सकती है। चलिए, तो S इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। S कितना है? 100, U कितना है? 10, टाइम है 5 सेकेंड, तो 10 into 5 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, और टाइम है मेरे पास 5 सेकेंड, तो इट विल बी 5 का स्क्वायर। चलिए, ये हुआ 100, ये इधर जाएगा तो 100 माइनस 50 विल बी 50। इट इज इक्वल्स टू 25/2 इंटू a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25। सो 25 1 25 2 तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड।
आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस वेलोसिटी बिकम्स v मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड थी, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट द मिड पॉइंट। जब पार्टिकल मिड पॉइंट पे था तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस को 2s लिखता हूं तो क्या ये s होगा और ये भी s होगा। बेसिकली दोनों इक्वल थे तो मैं s/2 लिखने के चक्कर की जगह दोनों को ss लिख रहा हूं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2s। लेट्स से यहां पे वेलोसिटी है v1 और मुझसे पूछा है कि इस v1 की वैल्यू क्या होगी। चलिए लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है a, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं इस पार्ट में। तो इस पार्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, थर्ड वाली। फाइनल वेलोसिटी v1, तो v1 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अभी के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता ही है कि ये 2s हो जाएगा। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं इसके और इसके बीच में। फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 2as। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं गौर से देखूं तो इधर भी 2as, इधर भी 2as, तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकता हूं। तो v1 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ये v1 का स्क्वायर इधर जाएगा तो v1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बनेगा 2v1 स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। तो v1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये अक्सर आपसे सवालों में पूछ लिया जाता है, तो आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 2 cars starts off a race with velocities 2 मीटर पर सेकेंड and 4 मीटर पर सेकेंड traveling in a straight line। 2 cars है, let's say car A and car B। this is my car A and this is my car B। कार A स्टार्ट होती है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और कार B स्टार्ट होती है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ if they reach the final point at the same time। मतलब लेट्स से ये फाइनल पॉइंट है तो यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम टाइम में मूव करती है। ये डिस्टेंस है s और लेट्स से इनको टाइम लगा t। चलिए सबसे पहली बात, इसके लिए अगर मैं लिखने जाऊं तो मुझसे सबसे पहली बात पूछी है s की वैल्यू पूछी है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, s इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाले के लिए u a into t plus 1/2 acceleration of a into t square। a कार के लिए तो s की वैल्यू कितनी आएगी, u a कितना है 2t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ a कितना है 2 into t का स्क्वायर। तो s की वैल्यू कितनी निकल के आती है 2t प्लस ये 2 से ये 2 गया t स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड वाले के लिए लिखते हैं तो क्या होगा, s इज इक्वल्स टू ub इंटू टी प्लस 1/2 ab इंटू टी का स्क्वायर।
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 4 इंटू टी प्लस 1/2 सेकेंड का एक्सेलरेशन है ए इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, मैं यहां पे भी टी यूज कर रहा हूं, यहां पे भी टी यूज कर रहा हूं, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के लिए टाइम तो सेम ही लगेगा, क्योंकि बोल रखा है सवाल में। अच्छा, यहाँ पे ए की वैल्यू आपको दे रखी है 1, ए की वैल्यू है 1, तो ये क्या कितना हो जाएगा 4t प्लस टी स्क्वायर बाय 2, ये मेरे पास निकल के आई एस की वैल्यू। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे भी एस है, यहां पे भी एस है, तो क्या दोनों एस बराबर ही होंगे? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं। इस तरफ है मेरे पास 2t प्लस टी स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल्स टू 4t प्लस टी स्क्वायर बाय 2। चलिए इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर लाता हूं, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो मेरे पास निकल के आया 4t माइनस 2t, इट इज इक्वल्स टू 2t। ये इधर आया तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय 2, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, तो ये बना टी स्क्वायर बाय 2। चलिए ये इधर आएगा तो टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 2t, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। टी कॉमन लिया तो t बाय 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो एक t की वैल्यू आई 0, एक t की वैल्यू आई t बाय 2 इज इक्वल्स टू 2, तो t की वैल्यू आई 4 सेकेंड। तो एक तो वो 0 सेकंड पे साथ होंगे और एक 4 सेकंड पे साथ होंगे, और 4 सेकंड पे साथ होंगे तो यहां पे t की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 8, 4 4 16, 16 प्लस 8 24, तो डिस्प्लेसमेंट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 24 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 24 मीटर। ये सवाल हम वापस लेके आएंगे जब हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन और उसको चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे। बात समझ आए? इस सवाल को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे और चुटकियों में सॉल्व हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। A particle moving with velocity 5 meter per second has a deceleration of 2 meter per second square. Find time when particle stops momentarily. क्या बोला है? कोई एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और डिसेलरेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल स्टॉप्स मोमेंटरली। अच्छा, बिना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए सोच सकते हो क्या? चलिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से सोचते हैं, उसके बाद बिना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए। मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी, एक टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो मुझे निकालना है वो टाइम कितना होगा। तो मैं क्या लगाऊंगा v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v कितना है 0, u कितना है 5 प्लस एक्सेलरेशन कितना है -2, माइनस क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और t हो गया टाइम, 5 इधर गया, -5 इज इक्वल्स टू -2t, माइनस से माइनस गया, t की वैल्यू आई 5/2 विच इज इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। अब इस सवाल को आप बिना इक्वेशन ऑफ मोशन के सोच सकते थे क्या? बिल्कुल सोच सकते थे। एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड है वो हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड कम होती है। तो सबसे पहले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड कम हुई तो कितनी हो गई 3 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड में हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। अब मुझे 1 सेकंड में वो कितनी कम हो जाएगी 0 आ जाएगी, 0 स्पीड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो आधा सेकंड और लगेगा और 1 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी, तो टाइम कितना लगेगा 1 + 1 2, 2 + 0.5 विच इज इक्वल्स टू 2.5 सेकंड। तो आप इसको फिजिक्स यही है, बाकी ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिक्स है। फिजिक्स से अगर आप सोचोगे तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम हो रही है, तो 5 मीटर पर सेकंड को 0 होने में कितना टाइम लगेगा
2.5 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टिल इट स्टॉप्स मोमेंटरली। बेसिकली इस केस में यहां पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इंटू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन है -2 एंड s, ये माइनस से ये माइनस गया, s की वैल्यू आई 25/4 तो 6.25 मीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा 6.25 मीटर। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है? द टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस इट्स इनिशियल पोजीशन। बेसिक सा फंडा जो हो रहा था वो ये था कि इनिशियली इसके पास वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और इसके पास इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था वो था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, एक टाइम आएगा जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और अब जैसे ही 0 होती है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो ये वापस इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो मुझसे पूछा है कि जब ये जाके वापस आ जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन पे, उसमें इसको कितना टाइम लगेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन कितना है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मुझसे पूछा कितना क्या है कि टाइम क्या होगा। चलिए मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं? मैं लगा सकता हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास हो गया 0, u कितना है? u है मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं 5 मीटर पर सेकेंड, u है 5 इंटू t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है -2 इंटू टी स्क्वायर। इससे ये गया 5t इधर जाएगा तो -5t हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। बेसिकली ये इधर आके एक t कॉमन आएगा, t की वैल्यू 0 होगी तो यहां से आप इसको काट भी सकते हो, तो t की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड। ये माइनस है तो इस माइनस से ये माइनस भी जाएगा, t की वैल्यू आएगी 5 सेकेंड। और आनी भी थी कि 5 से 0 हुई, 0 से वापस जब आएगी तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी 5 ही होगी। चलिए अगला पार्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टिल इट रीचेस इट्स इनिशियल पोजीशन। अगर आप गौर से देखोगे तो ये डिस्टेंस था 6.25, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6.25 प्लस 6.25 विच इज इक्वल्स टू 12.5। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा 12.5 मीटर। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। क्या बोला है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, चलिए पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है 5 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मेरे पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा वो लगा 2.5 सेकेंड, और यहां पे आके इसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब मुझसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड का क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे था, तो 0.5 सेकेंड आगे गया और नेक्स्ट 0.5 सेकेंड पीछे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे और आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। यहां पे है nth सेकेंड का फॉर्मूला,
तो s nth कितना हो जाएगा, u कितना है 5, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। s nth का फॉर्मूला था है u प्लस a/2 2n-1, u कितना है 5, a है -2 प्लस -2/2 इंटू कौन सा सेकंड पूछा है, थर्ड सेकंड, सो 2 × 3 -1। चलो ये कितना हो गया 5, इससे ये गया 3 2 6, 6 - 1 is 5 और ये -5 - 5 which is equals to 0। तो डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकली भी हमने प्रूफ कर दिया और डायग्राम से भी हमने देखा कि 2 सेकंड पे यहां था, 2 से 2.5 पे 0 पे आएगा, 2.5 से वापस 2 पे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। अगला हमारा सवाल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल वो करेगा। चलिए अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए मुझे ये बात निकालनी पड़ेगी कि ये डिस्टेंस कितना है जो इसने 0.5 सेकंड में ट्रेवल किया। उसके लिए मुझे ये डिस्टेंस तो पता है कि ये टोटल डिस्टेंस है 6.25। अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो 6.25 में से माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो इसको डबल कर दूंगा तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। चलिए सबसे पहले मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 × 2 -1/2, एक्सेलरेशन कितना है 2, माइनस क्यों लगाया क्योंकि नेगेटिव है, और टाइम कितना है 2 का स्क्वायर। ये 2 से ये 2 गया, 5 2 10, 10 - 4 is 6 मीटर। तो ये डिस्टेंस है 6 मीटर और टोटल डिस्टेंस है 6.25, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.25। तो 0.25 आगे गया और 0.25 पीछे आया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड कितना हो गया 0.5 मीटर। काफी अच्छा सवाल था, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपसे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन मेरे पास कैसा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body in t second is proportional to t square। सही बात है, तो s क्या होता है, s is equals to ut plus 1/2 at square। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन अगर मेरे पास कांस्टेंट है तो s will be directly proportional to t square। और अगर कोई मुझसे पूछ ले कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इसका रेशियो क्या होगा, तो यहां पे t की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1, 2 पुट करूंगा तो 1:4, 3 पुट करूंगा तो 1:9, 4 पुट करूंगा तो 1:16। तो ये रेशियो होगा डिस्टेंस ट्रेवल या फिर डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड 4 सेकंड। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या दे रखा है। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन मेरे पास कांस्टेंट है। अब मेरे पास 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड वाली बात नहीं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, उनका रेशियो क्या होगा वो मुझसे पूछा है। तो बेसिक सा फंडा मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड होता है u प्लस a/2 2n-1। ये तो 0 हो गया, ये मेरे पास कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1। और अगर मुझसे फर्स्ट सेकंड की पूछा है तो n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 2 - 1 is 1। सेकंड सेकंड पूछा है तो 2 2 4 - 1 is 3। थर्ड सेकंड पूछा है सो 3 2 6 - 1 is 5। फोर्थ सेकंड पूछा है तो 4 2 8 - 1 is 7। तो रेशियो क्या 1:3:5:7 होगा, यस और नो।
ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, और इससे पहले वाला क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इस तरीके से था, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, सो हमने आज इक्वेशन ऑफ मोशन काफी डिटेल में पढ़ा, काफी अच्छे अच्छे सवाल किए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने हो सकते थे सब कुछ देखा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।